चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं समझने के लिए आपसे। श्याम ने परचेज किया था हाउस अजमेर में, ठीक है, 1,20,000 का। अच्छा, तो जाहिर सी बात है 999 आ गया, इट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे, 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और ये 1,20,000 परचेज प्राइस, पीछे वही है वही लेंगे, और इंडेक्स क्या लेंगे, 2001 का ही लेंगे। और जो रूम इन्होंने ऐड किया हुआ है 50,000 रुपए 2,000 में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो इनकी हुई, इस 50,000 को इग्नोर कर देंगे, हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1/4/2001 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर करना है, ऐसा प्रोविजन ने कहा है, ऐसा लॉ कहता है। अब छोड़ देंगे इसको। ही एडेड, उन्होंने बाद में 2 बाथरूम और बनवाया, 54,500 और खर्च किया। मैं 2003 में, 2001 के बाद का हो गया, इसको लेंगे, इसका इंडेक्स भी मिलेगा, तो 54,500 डिवाइड बाई 2003-4 का इंडेक्स इनटू सेलिंग ईयर का इंडेक्स करेंगे, तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। फिर आपको क्या हुआ, उसके बाद 1 को श्याम ने एग्री किया हाउस को बेचने के लिए, लेकिन वो नहीं बेच पाया, और उसका एडवांस मनी जो 1 लाख रुपए था वो फॉरफिट हो गया, श्याम फॉरफिट कर लिया, फायदा हो गया। डेट क्या था, 1/4/2019 था, यानी कि एक रूल क्या था इसका एडवांस मनी का फॉरफिट का ये रूल था कि 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर आप फॉरफिट करेंगे तो कहाँ टैक्सेबिलिटी होगी इसकी, महेंद्र, कहाँ होगी टैक्सेबिलिटी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी हो जाएगी आपकी, कैपिटल गेन में नहीं लेंगे। लेकिन 1/4/2014 से पहले फॉरफिट किए होते अगर हम लोग, 1 अप्रैल 2014 से पहले फॉरफिट किए होते हम लोग, तब तो हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देते। वैसे यहाँ तो ठीक है, जो कोई बात नहीं, हमने देख लिया, कवर कर लिया सारा प्रोविजन। एक एक छोटा छोटा पॉइंट प्रोविजन भी आपको कंफर्म होना बहुत जरूरी है, हम बार बार बताए जा रहे हैं। आप प्रोविजन को हमेशा समझ रहेंगे, चैप्टर में कोई दम नहीं है। अगर प्रोविजन नहीं पता है तो चैप्टर बहुत दमदार हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका सोल्यूशन बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सोल्यूशन होता है। बस आपको एड्रेस तो करना है, करना क्या है, बस एड्रेस की काम खत्म, इंटू कीजिए, काम खत्म हो गया, टैक्सेबिलिटी आ गई। कोई बड़ा फॉर्मेट नहीं है सोल्यूशन का, लेकिन उसके लिए प्रोविजन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा सोल्यूशन होता है, मगर प्रोविजन पता है तभी। फिर श्याम ने सेल किया इस प्रॉपर्टी को 1 जुलाई 2020 में, जुलाई 20 में इन्होंने सेल कर दिया। कितने सेल किया भाई, 30 लाख में। जुलाई 20 किस में आएगा, हमारे फाइनेंशियल में आ जा रहा है, मेरा प्रीवियस ईयर में 20 किस में आ गया, 30 लाख में सेल कर दिया है। एड इनकर्ड 25,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अलाउड हो जाएगा, आप इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस को तो आएगा नेट कंसिडरेशन। और क्या लिखा है, 4,75,000 दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस भी दिया हुआ है, एंड सेलिंग कमीशन के हिसाब में दिया हुआ है। अच्छा, श्याम ऑल्सो पेड 5 लाख टू टेनेंट, अच्छा टेनेंट को भी दिया हुआ है फॉर वैकेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी, 5 लाख देना पड़ा उसको हाउस खाली कराने का भी, जो भी टेनेंट किराएदार रह रहा था उसको खाली करने के लिए 5 लाख देना पड़ा। फाइंड आउट द कैपिटल गेन, ओके, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है उसका 1 सितंबर 2001 को 3 लाख रुपए थी, ठीक है, और इन्फ्लेशन का इंडेक्स भी हमको दे रखा है, अच्छी बात है दिया है। तो अब आप देखिए, अब आपको हमने कहा था ना 1999 की वैल्यू 1,20,000 थी और 2001 की वैल्यू क्या थी, 3 लाख रुपए थी सर। अब एक बताइए भाई साहब, आप बात ये क्या लेंगे, आप 1,20,000 कॉस्ट मानेंगे या 3 लाख को कॉस्ट मानेंगे, 3 लाख मानेंगे सर, 3 लाख मानेंगे, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा वो मान लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, और इंडेक्स क्या लेंगे, 2001 का इंडेक्स लेंगे। अब आओ देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर लिया, खत्म भी कर लिया था, चीजें समझ भी गए थे हम लोग। आओ कवर कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे आप, अब जब कैपिटल गेन आप निकालेंगे तो आप देखिए, पहले आप सेल प्राइस लिखिएगा, उसमें से 30 लाख रुपए सेल प्राइस लिखा। अब इस सेल प्राइस में से क्या करना होगा, एक्सपेंसेस अलाउड है आपको लेस करना, एडवर्टाइजमेंट किया 25,000 रुपए का, और रजिस्ट्रेशन फीस भी अलाउड है आपका, और टेनेंट को जो आपने पे किया है ये भी सेलिंग एक्सपेंस पर अलाउड है। अभी जस्ट ये बात हम आज ही समझा के आपको आए हैं ना, आज की क्लास में समझाए अभी हमने आपको, इसके पहले वाली क्लास में। तो आप समझ गए होंगे तीनों एक्सपेंसेस अलाउड थे, जो कि एडवर्टाइजमेंट दिया गया, रजिस्ट्रेशन दिया गया, या मकान खाली करने के लिए ग्रांट दिया गया वैकेंसी के लिए। तो हमने क्या दिया, तीनों मिला दिया, 10 लाख रुपए आपके एक्सपेंसेस पर आ गए। 30 लाख में 10 लाख घटाओ, 20 लाख जो आया, इसको क्या कहोगे, नेट सेल कंसिडरेशन। आपका नेट कंसिडरेशन अब आया, सेल पाई जाएगी, 20 लाख भी सेल मानी जाएगी आपके एक्सपेंसेस लेस करने के बाद। अब इसमें से लेस करना होगा कॉस्ट हम लोगों को, और कॉस्ट में दो है, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, और दोनों पर हमको इंडेक्स देना है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, दोनों को हमें इंडेक्स देना है। ठीक है, इंडेक्स देंगे, जैसी बात आपने कहा सर हमसे कि वो लेंगे हम लोग 3 लाख का लेंगे, तो कॉस्ट के लिए 3 लाख लिया, डिवाइडेड बाई 2001 का इंडेक्स इनटू सेलिंग ईयर का इंडेक्स कर दिया, 9,30,000 पे इंडेक्स कॉस्ट आ गई हमारी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट मिल गया हमको।
उसके इम्प्रूवमेंट में पहला वाला इम्प्रूवमेंट तो छूट जाएगा, इग्नोर करेंगे, लेंगे ही नहीं क्योंकि 2001 के पहले का है, उसको लेना ही नहीं है आपको। हाँ, उसके बाद जो आपने इम्प्रूवमेंट कराया है उसको आप ले लेंगे, तो उसके लिए आप लेंगे तो जिस साल इम्प्रूवमेंट कराया था उस साल के इंडेक्स से आप डिवाइड करेंगे और इनटू सेलिंग इंडेक्स का दिया आपने, तो क्या आ गया आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गई। अब इन दोनों को बताया आपने यहाँ लेस किया तो 9,46,500 आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गई। देखो यहाँ पर नोट पे भी ये बात लिखा हुआ है कि एडवांस मनी फॉरफिट बाय ऑन अप्रेक्चर 2014 shall be deemed to be the income from for the year in which the was forfeited and chargeable under the head of income from other sources। जिस साल उसने फॉरफिट किया है वो उसी साल की इनकम मान ली जाएगी और उसी साल क्या होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। मैं फॉरफिट किए थे, मान लो प्रॉपर्टी बेच रहे 2020 में, आप फॉरफिट किए 2015 में, 5 साल पहले फॉरफिट किए रहे ना, तो 2015 में ही वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पर आना नहीं है। लेकिन एक साल 2014 से पहले का रहेगा अगर, तब तो उसी समय टैक्सेबिलिटी नहीं हुई होगी। जब भी कभी आप सेल कर रहे हैं 4 साल 5 साल 8 साल बाद, तो सेलिंग ईयर वाले में समय आपकी कॉस्ट में लेस कर दिया जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। पूरा प्रोजेक्ट के साथ, पूरा क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बाय द वे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनसे पूछिए, डिस्कस चाहते हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, यू आर अलाउड। पूछिए, अपने मन की क्वेरी पूछिए, जो मन में आपके आ रहा हो सब कुछ पूछिए। जब आपकी क्वेरी खत्म हो तभी आगे बढ़ेंगे हम, तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं। हेलो, आर यू लिसनिंग नॉट? Yes, sir. Listening. तो पूछिए, एनीवन, एनी क्वेरी किसी प्रकार की, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कैपिटल गेन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, प्रॉब्लम पर आ चुके हैं। इसके बाद शुरू होगा आपका रिडक्शन। 54 का रिडक्शन मिलता है आपको और 50 जैसे कि ना सैलरी मिलता था रिडक्शन आपको 16 का, हाउस प्रॉपर्टी मिलता रहा सेक्शन 24 ए बी मिलता था ना, उसी प्रकार यहाँ मिलता है 54 रिडक्शन मिलता है। और यहाँ 54 में कई सारे प्रोविजन, कई सारे प्रोविजन है, एक लंबी चार्ट बनेगी हमारी 54 का, तो उसमें बहुत प्रोविजन समय लगेगा, चैप्टर थोड़ी लेंथी हो जाती है इसी वजह से, तो उसके बाद सोल्यूशन भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेकिन वहां से पहले अब तक जितना किया है हम लोगों ने, काफी कवर किया हम लोगों ने। अब आप बताइए, यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो, बार बार बोल रहे हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट करा लीजिए हमसे आप। सर हाँ बोलो। सर ये जो इंडेक्स कॉस्ट है इसमें जो इनटू हुआ है वो सेलिंग इंडेक्स, इनटू आपने बोला सेलिंग इंडेक्स, सेलिंग ईयर का इंडेक्स, जो सेलिंग इंडेक्स ईयर आपको क्वेश्चन दिया रहता है जिस तरह आपने इंप्रूवमेंट कराया है, तो अगर इंप्रूवमेंट कास्ट का आप इंप्रूवमेंट वाले वैल्यू का आप इंडेक्स देना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो खर्चा किया उसमें आप डिवाइड करिए, जिस ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया था उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करिए और इंटू कराइए करंट ईयर यानी सेलिंग ईयर्स। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो वहां भी आपने जैसे 3 लाख रुपए लिया तो 2001 का वैल्यू ली, 2001 से डिवाइड कीजिए आप इंडेक्स, यानी कि अगर 2000 के बाद का होता 2005 का होता 2005 के इंडेक्स लिए होते, यानी परचेज ईयर का इंडेक्स से डिवाइड करना है इनटू सेलिंग ईयर के इंडेक्स से इनटू कर देना है। समझ गए? हाँ हर क्वेश्चन में यही होगा, एक में नहीं, ये सारे क्वेश्चन में काम होगा, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं सब फॉर्मूला बुक के हिसाब से हम अपने हिसाब से करा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, इसलिए आपको समझने में आसान होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। जिस साल आपने परचेज किया है परचेज ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड करिए और सेलिंग ईयर के इंडेक्स से आप इंटू कर दीजिए, ये सारे क्वेश्चन इंडेक्स में होगा। इंप्रूवमेंट में ये काम करना है, जिस साल आपने इंप्रूवमेंट किया है उस साल के इंडेक्स से आप इंप्रूवमेंट कॉस्ट डिवाइड कीजिए और सेलिंग ईयर के इंडेक्स से इंटू कर दीजिए। यानी कि एक बात और शॉर्ट में समझ सकते हैं कि इंडेक्स में हमेशा एवरी ऑल क्वेश्चन में सेलिंग ईयर के इंडेक्स से ही आपको इंटू करना है। क्या बोले? सेलिंग ईयर के इंडेक्स से ही आपको इंटू करना है, ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चंस। इंडेक्स कर लीजिए, बढ़िए इसको दिखते एक छोटा बता रहा, इधर आइए, ठीक है? ठीक है सर। और कोई क्वेरी? क्या नाम है इसी का पूछो, और कुछ? सर नो सर आगे। हाँ बोलो सर बोलो, सुन रहे बोलो। सर इस क्वेश्चन में कुछ ऐड नहीं होता, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो हाँ, उसमें कुछ ऐड करने का नहीं होता है, तो कुछ क्या ऐड करना बताइए? हो, क्या ऐड करना है आपको? जैसे कि कोई भी कुछ भी, जैसे कि कुछ प्रॉफिट हो गया तो कुछ ऐड प्रॉफिट नहीं कैसे होगा होगा कुछ भी, बताइए? आपके मन में जो है वो वही पूछिए पूछना है हमसे, सर। क्या ऐड, आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? जैसे जैसे मन में क्या आ रहा है ऐड करने के लिए आपको?
सर जैसे उसको कुछ मिल गया, जैसे कोई भी वो चीज एक बना दी, उसको मिल गया, प्रॉफिट हो गया किसी चीज से। क्या मिल गया, वही तो पूछ रहे हैं, क्या मिल गया, क्या मन में आपके आ रहा है? सर वैसे दिमाग में आ नहीं रहा, वैसे पूछ है, कुछ भी मिल गया उसको। अरे क्या मिल गया, कुछ में क्या, प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी मेरा हाथ से गया और अच्छा पैसा मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल किया, जब प्रॉपर्टी सेल कर दिए तो और सर पैसा उसके मिला। सारे एक्सपेंस, और सर उसके सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। एक्सपेंसेस जो खर्चे एज पर प्रोविजन अलाउड है वो ऐसे जाएंगे। अच्छा अच्छा, अलाउड ठीक है। 3 किया था उन्होंने, प्रोविजन ने हमसे ही बताया था कि आप उसको ऐड से प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आप ऐड करते हैं ना, आप अखबार में ऐड दिया, न्यूज़पेपर में, टीवी में, न्यूज़ चैनल पर, लोकल चैनल पर आपने ऐड दिया कि प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, और ब्रोकर से थोड़ा अपने ब्रोकर को आप कमीशन लेगा, वो भी सेलिंग से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब ये सब एक तरीके से जेन्युइन खर्चा लग रहा है, इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। पेपर में ऐड कराएंगे, उसका ऐड का जो बिल देगा वो आपको, रजिस्ट्रेशन कराया है आपने, रजिस्ट्रेशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, चार्जेस जो उसकी फीस जमा होती है रजिस्ट्रेशन कराने, वो भी बिल मिलेगी आपको, आप अलाउ, मतलब ये प्रूफ के तौर पर एडवांस, मतलब ये एविडेंस तौर पर आप दिखा भी सकते हैं हमने खर्चा किया है, और जो आपने किराया खाली कराया है वो भी सब जान रहा है, बिना पैसा लिए खाली करेगा नहीं वो, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ किया। नहीं, ये जो जो जेन्युइन खर्चे हैं मकान बेचने संबंधित वो सब आपके अलाउड जाएंगे, आप लेस कर लीजिए, तब आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन आया। ठीक सर। ये अच्छी चीजें हैं जो चीज आप कवर कर, जो पढ़ रहे हैं आप, यूं कह लो कि भाई आपके एग्जाम पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम में तो आपके काम आएगा ही आएगा, तो फॉर दिस ईयर ओनली। लेकिन बेटा इसके साथ ये जान लो, जो भी इनकम टैक्स में हम लोग तुम पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये खाली आपकी पढ़ाई समझ नहीं रह जाएगी, ये आपके लाइफ में, भविष्य में हमेशा आपको खुद पर्सनली भी ये सब प्रोविजंस काम आने वाला है। क्यों? क्यों भाई, ऐसी बात है, आप लोग भी अपना घर किराए पे देते ही हैं कभी कभी, तो आप भी किराए की इनकम आपकी होती है, टैक्सेबिलिटी बनेगी, आपको उसका नियम पता होना चाहिए टैक्सेबिलिटी कैसे होती है ना। और आपको जो है, कभी आप लोग भी अब जमीन मकान परचेज करते ही हैं, अभी मैंने कहा सर उसने जमीन लिखवाया है, परचेज किया है, आप कभी यानी कि प्रॉपर्टी जमीन मकान आप लोग परचेज सेल करते ही करते हैं हमेशा, इन फ्यूचर आप भी कभी अपना जमीन मकान परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम जो सेल कर रहे हैं उसमें कैपिटल गेन में हमारी टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी, और कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या डिसअलाउड है, क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन कहता है, अप्रैल 14 के पहले का है, बाद का है, 2001 के पहले का, बाद का, सब प्रोविजन पता रहेगा आपको, उसी हिसाब से प्लानिंग के तहत आप सेल बुल करेंगे। आप समझ में आ रही है ना, सही समझ में आ रही है? तो आपको जो है ये चीज इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं, जो सिस्टम से, ये आपको हमेशा काम आने वाला, कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, बार बार आप वकीलों के चक्कर नहीं काटेंगे, वकील चक्कर में परेशान नहीं होंगे आप एक एक पॉइंट पूछने के लिए, आपको सब पता रहेगा, आपको समझदार रहेंगे, तो काम आपका अच्छे से करेंगे आप। ये सब काम तो लोग सभी लोग, हम लोग भी नहीं करते क्या? ये सब जो चीज पढ़ रहे हैं ये सब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के टच में है, ये हमेशा काम आने वाला है हम लोगों को, इसीलिए हम एकदम प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं आपको रियल तरीके से, और बार बार कर ही ले रहे हैं, आपकी मन में जो भी क्वेरी आ रही है, उल्टा सीधा क्वेरी हो, सीधा क्वेरी हो, जो भी हो आप पूछिए, आपकी मन की, बेटा वाटर बल्ब बोलते हैं ना, बबल ऑफ वाटर, उसको हम शांत कर दें आपका, ताकि आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाए आप कि हाँ हाँ अब आ गया हमको, प्रॉपर्टी संबंधित चीजें आ गई, टैक्सेबिलिटीज की आ गई। बोलो क्लियर है, चले आगे। यस सर। सभी लोग बोलिए तब तो चलें, एवरीवन, ऑल ऑफ यू, यस कौन सर। कौन है इसमें? हाँ सर। यस सर। यस सर। ऋषिका भूमिका आवाज नहीं आ रही है, ऋषिका जी कहाँ चली गई? भूमिका जी आप बताइए, क्लियर है? भूमिका क्लास में रहो, कहीं जाओ नहीं। यस सर। चलिए, तो अब कह रहे हैं, अब आ रहा है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इन एक्सपेक्ट इन स्पेशल केसेस में आ गया। अच्छा, अब भैया क्या क्या है स्पेशल केसेस, आइए पहली बात कर लेते हैं स्पेशल केस में। पहला आपका आ गया कैपिटल गेन इन केस ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अच्छा, ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में आएंगे आपके, आपकी पहले से बताइए, आपका कोई प्रॉपर्टी आपकी अगर डैमेज हो गई है, हैं सर, डैमेज हो जाएगी, और जब डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तब उसमें से कैपिटल गेन कहाँ से आएगा? आएगा बेटा, आएगा, देखो डैमेज करने पर भी कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखे होते हैं ना, इंश्योरेंस पैसा में क्लेम मिलता है आप लोगों को। आइए देखते हैं कैसे करना है हम लोग को।
चलिए, तो अगर इसका बताएं आपको हम, तो वेयर एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और अदर एसेट्स अंडर any insurance from any insurance company out of damage for destruction of any capital assets as a result of क्या आ गया, flood, typhoon, cyclone, earthquake और अदर क्या आ गया, नहीं किसी प्रकार का कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है ना, बाढ़, सूखा, भूकंप कुछ भी अगर आ गया है, या राइट या सिविल डिस्टर्बेंस हुआ है, या एक्सीडेंट, आग लग गई, फायर हो गया, या एक्शन बाय एनी इनेमी, एक्शन टेकन कॉम्बिनेटिंग द एनिमी, शत्रु ने हमला कर दिया, उसकी वजह से प्रॉपर्टी क्या हो गई, बम फेंक दिया वार में, बम से उड़ गया ना, बारूद डाल दिया, इसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी अगर आपका किस प्रकार से कुछ होता है, देन एनी प्रॉफिट और गेन arising from receipt of such money or other assets shall be chargeable to tax, चलिए बोला हमने, shall be chargeable to tax under the head capital gain. The income shall be deemed to be an income from previous year in which the money or other assets received for the computing capital gain, the value of money or the fair market value of the assets received on the date of receipt shall be deemed to be full value of consideration received or accruing the as a result of the transfer of damaged assets. यानी जो भी पैसा आपको वहां से मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, प्रॉपर्टी खराब नष्ट हो जाने के बाद, वो पैसा जो आपके हाथ में क्या होगी, उसकी वैल्यू आपकी टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी, कैपिटल गेन पे टैक्सेबिलिटी की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात? गवर्नमेंट यहाँ तक बीच करती, छोड़ती नहीं है। दूसरा केस क्या है आपका, स्पेशल केस में आता है आपका, सेकंड केस स्पेशल केस आ गया आपका है कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका भी हमने आपको स्टार्ट 41(2) के तहत हमने इसका एक एग्जांपल दिया था आपको ना, क्यों मैं कुछ याद आ रहा है? गोल्ड, सोने का वो ब्रेड, सोने की बुलियन, कुछ याद आ रहा है? हमने आपको बताया था ना एग्जांपल, ये इसका डायग्राम भी बनाया था, एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था हमने, उसको आप कहा था नोट करिए, आगे आने वाला है, तो ये प्रोजेक्ट भी आ गया, तो लिखा रह गया, ऐसा डायग्राम चार्ट ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं। क्यों महेंद्र, सूरज सलब बनाया और नहीं बनाया थे, जो कि हमने ना के पास क्या है, तो या 1 किलो 2 किलो का उनके पास गोल्ड का ब्रेड है, जो गोल्ड बुलियन रखे हैं, ये अब चाहते हैं ये इसको ज्वेलरी की शॉप खोलना, याद आ रहा है? हेलो पंकज, सलब, पंकज जी आपको याद आया? सलब जी आपको याद आया? सलब, सलब कहाँ गए? याद आया आपको? नहीं, थोड़ा सा याद है बस। जरा वो पेज खोलिए अपना, जो डायग्राम बनाया था हमने, वो पेज खोलिए, सभी बच्चे वाला पेज खोलिए जो हमने डायग्राम बनवाया था आपको, जस्ट ओपन किया डायग्राम, हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताया गया था कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स रखे हैं, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, गोल्ड का वो बुलियन रखे हैं, गोल्ड का ब्रेड रखे हैं, ठीक है ना, सोने की बिस्किट्स होती है, आप रखे हुए गोल्ड 1 किलो रखे हैं सोना आप, तो आपका कैपिटल एसेट्स था। अब आपका मन कर रहा है नहीं, अब इसमें क्या कर जाए, हम इसको ज्वेलरी की शॉप खोलेंगे, इस सोने को गला करके, जो गोल्ड बुलियन है आपके पास, उसको गला करके हम ज्वेलरी बनवाएंगे, और ज्वेलरी बना के ज्वेलरी शॉप पर ज्वेलरी बेचेंगे। तो अब जब दुकान, शोरूम खुल गई आपकी, शोरूम बना लिया आपने, और इस जो गोल्ड आपने कहीं से खरीदा नहीं, आपके पास पहले से इन्वेस्टमेंट का रखा हुआ था, 2 किलो सोना रखे थे आप, अब 2 किलो सोना को गला करके आप ज्वेलरी बनाएंगे, तो न जाने कितना ज्वेलरी बना लेंगे आप भाई, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम में ज्वेलरी बनती है ना, तो आपके पास 2 किलो सोना था, तो न जाने कितना ज्वेलरी बना लेंगे आप, और सब अपनी दुकान में, शोरूम में आप लगा लेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि 2005 में आपने गोल्ड खरीदा था, ठीक है, और 2020 में आपने क्या कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया, या 2018 में आपने उसको गोल्ड में गला करके स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब जो होगा ज्वेलरी जो होगी आपकी स्टॉक के रूप में आ जाएगी, बिजनेस कर दिया आपने उसको, तो स्टॉक आ गया। तो 2018 में गोल्ड को आपने गला लिया, स्टॉक बना लिया, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ट हो गया है स्टॉक इन ट्रेड में। तो 2005 से लेकर 2018 तक की जो वैल्यू होगी, तो 18 की मार्केट वैल्यू ले लेंगे उसका, तक की जो वैल्यू होगी, वहां का जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और फिर 2018 के बाद से जब उसको सेल करेंगे, सेलिंग इनकम जब आपकी आएगी, तो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, द प्रॉफिट ऑफ गेन फ्रॉम द राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बाय ओनर ऑफ ए कैपिटल assets into stock in trade business carried on by him shall be charged to tax under the head of capital in the year which the stock is sold or otherwise transferred by him.
for the purpose of the computing the capital gain such cases fair market value of the capital assets on the date of which the was converted into stock and shall be deemed to be a full value of the consideration received by acquiring the result of the transfer of the capital assets. However, the excess of actual sale consideration over the fair market value on the date of the conversion is deemed to be a business profit. जो हमने हालांकि इसकी लाइन जो है इतना लगातार इतना लंबाई बोल दिया क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है, प्रोविजंस है, ये ऐसे ही बात करेगा आपसे मेरा भाई कि पूरा लाइन पढ़ दो समझी में ना आए क्या लिखा है, लेकिन फिर भी हमने आपको अपने स्टाइल समझाया है कि वो हिसाब से कहा कि भाई जिस दिन आप कन्वर्ट करेंगे तो परचेज डेट से लेके कन्वर्ट डेट तक का जो टैक्स होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, और उसके बाद जब आप सेल करेंगे उससे ऊपर की वैल्यू और बढ़ेगी आपकी, अगर सेल प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, बिजनेस हेड में टैक्सेबिलिटी होगी। और टैक्सेबिलिटी तभी होगी जब ये प्रॉपर्टी सेल होगी। मान 2018 में कन्वर्ट किया था लेकिन सेल किया 2021 में, तो 2021 में जब आप सेल करोगे ना तो जो सेल पर पैसा आएगा तो उसी दिन डबल टैक्स लगेगा। 2005 से 18 तक का कैपिटल गेन और 18 से 21 तक का जो बढ़ा वैल्यू उसमें बिजनेस की इनकम मानी जाएगी आपकी। दोनों हेड की इनकम टैक्सेबिलिटी 2021 में हो जाएगी, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया था। टैक्स कहाँ जमा करेंगे आप? जिस दिन सेल करेंगे उसी दिन डबल टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन वाला भी और बिजनेस वाला भी। उस दिन ये सारा हमने आपको बता दिया था। बोलिए क्लियर है सबको? बच्चों को नहीं क्लियर है? एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यस सर। दोबारा Yes, मैं रिपीट। अभी एग्जांपल 11 इसी बेसिस पर है, इसको हम आपको छोड़ते हैं आपका होमवर्क। अगर आप इसको होमवर्क तौर पर कर लेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी हमको। नहीं कर पाएंगे तो हम करा देंगे इसको, ऐसा उम्मीद है आप कर लेंगे क्योंकि सारी बातें समझ में आ रही है। अब प्रोविजन बार बार करें आप, ठीक है सर, करके आएंगे। ठीक है? प्रोविजन नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन लाने में मजा नहीं आएगा। ठीक, टिल देन बाय बाय। ठीक है सर।